सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग जेई एडवांस 2024। एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग जेई एडवांस 2022 second paper, and we will be taking the section 2 of it, which contains one or more than one correct type problems. And before proceeding, I would like to recommend all our new students regarding our Chem IIT app. देखो, अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज चाहिए केमिस्ट्री की, बिल्कुल प्रॉपरली वेल अरेंज्ड लेक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग एक जगह पर टॉप लेवल की, तो आप केम आई आई टी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल 2025 एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग द ड्रॉपर्स। कोर्स का स्टेटस बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी लाइव चल रही है अभी। 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी लाइव क्लासेस करेंगे। ये 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, बाकी पूरा 11th से लेके 12th के 2 चैप्टर्स भी हो गए। ड्रॉपर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा ये कोर्स। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स और आते रहेंगे थोड़े। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो ये मस्ट है। और इससे ज़्यादा अफोर्डेबल और इस लेवल की चीज़ें आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो आप आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 2026 स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि अभी 10th to 11th मूविंग है। इनके लिए हमने 27 मंथ्स की कंप्लीट केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस शुरू करी। लाइव क्लासेस हमारी चल रही है वीकली, 3 डेज होती है, MWF एट 5 o'clock। ये हमारी क्लासेस होती हैं। अभी 8-9 लेक्चर्स हो गए हैं मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स के। बहुत धीरे धीरे अच्छे से कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस ले लेकर, क्योंकि ये बच्चों को मैं भी बिगिनर की कैटेगरी में रखता हूँ, तो इनको थोड़ा सा भी चीज़ें स्लो कराना पड़ता है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे शुरुआत में थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी हम इन बच्चों का बेस डेवलप कर रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल ये रिकमेंडेशन है, आप आ सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको समझ में खुद ही आएगा कि हाँ, आपको क्या चीज़ मिल गई है। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं इसको। तो ये है पेपर 2 का सेकेंड सेक्शन का पहला क्वेश्चन, और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है। सच बताऊं तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग कि यार, इम्पीरिकल फॉर्मूला से कौन ही सवाल पूछेगा। क्या है ये, क्या लॉ भी है? मल्टीपल प्रपोर्शन के प्रिंसिपल से कौन ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं, इसमें कोई लॉ मल्टीपल प्रपोर्शन और ये लॉ ही नहीं पता है हमको, ऐसा वैसा है, बच्चों के मन में आता है ना, क्योंकि लॉज वॉज कौन याद रखता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ऐसा वैसा निकल जाता है दिमाग से, फिर लगता है अरे यार ये क्वेश्चन ही नहीं बनने वाला। ऐसा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सिंपल मोल वेट के कॉन्सेप्ट पे है, और ये बस आपकी कॉमन सेंस चेक करता है, बस इससे ऊपर का सवाल नहीं है। सिर्फ आपका कॉमन सेंस चेक करता है। बट हाँ, एग्ज़ाम के दौरान ऐसे क्वेश्चंस देख के थोड़ा अनयूजुअल होता है, तो बच्चा शुरू में थोड़ा बहुत पैनिक कर सकता है। आप ना करें, ये सब टॉपिक से कोई बहुत खास क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो जो भी होगा आपके रेंज का ही होगा, तो पना ले जाओगे अगर थोड़ा पैनिक नहीं करोगे तो। देखो क्या बोल रहे हैं। अब ये ना वेट परसेंटेज दिया हुआ है पी और क्यू का। 3 कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3। ये तीनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है इन्होंने PMQN, इस तरह से। ठीक, अभी मैं बिना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वगैरह के सवाल करके आपको बता दे रहा हूँ, कुछ लॉ वगैरह इसमें नहीं लगना है। आप देखिए,
अब यहाँ पर वेट परसेंटेज दिया हुआ है, अच्छी बात है। ऑप्शंस पकड़ो सीधे। अच्छा, एक चीज वेट परसेंटेज में एक चीज समझ आ रही कि कंपाउंड 1 जो दिख रहा है 50 50 50 50, समझ गए? 1:1 का वेट रेशियो है। कंपाउंड 2 में 4:5 मान सकता हूं मैं। सर ये 55.6 है। अरे चलता है, उतना उतना चलता है। 55.5 55.6 वो आप एक्सपेरिमेंटल एरर के विद इन आता है उतना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4:5 का रेशियो है अप्रोक्सीमेटली। ये 4:6 का रेशियो है, ऐसा वेट रेशियो की बात हो रही है। सिंपल, कुछ और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये वेट रेशियो बात हो गई। ठीक, मोलर रेशियो की बात नहीं हुई है, वेट रेशियो की बात हुई है। अब आओ एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन पकड़ो। ये कह रहा है अगर कंपाउंड 3 का इंपीरिकल फॉर्मूला P3Q4 है, P3Q4 इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है थर्ड कंपाउंड का, P3Q4 ये है, तो सेकंड वाले का P3Q5 होगा, सेकंड वाले का P3Q5 होगा। ऐसा चेक करना है हमको। ये मान लो कि है, इन्होंने बोल दिया है अगर ये ऐसा है तब क्या वो वैसा होगा। देख लेते हैं। देखो, अगर P3Q4 है भी थर्ड वाले का रेशियो क्या है? 4:6 का वेट रेशियो है। हाँ, हमें अभी इसका एटॉमिक मास नहीं पता है, बट ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कि इसका जो वेट रेशियो है वो 4:6 का है। अच्छा, अब मान लो ये वेट रेशियो 4:6 है, 4:6 है इसका वेट रेशियो। ठीक, क्यों मान ले सर? अबे क्योंकि ये कंपाउंड 3 का फॉर्मूला ये है, ऐसा बोल दिया है ना, ये थोड़ी चेक करना है, ये तो बोल दिया है कंपाउंड 3 का फॉर्मूला इंपीरिकल वाला ये है, तो वेट रेशियो तो यही रहेगा। तो अब देखो तुम कंपाउंड 2 को, जो कंपाउंड 2 है उसका वेट रेशियो 4:5 का है, उसका वेट रेशियो 4:5 का है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कंपाउंड 2 का इंपीरिकल फॉर्मूला है P3Q5। अरे यार, अगर ये P3Q5 है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि Q का अमाउंट तो बढ़ गया थोड़ा इसके कंपैरिजन में। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कॉमन सेंस, कोई लॉ वो नहीं लगा रहा मैं। ठीक है, Q का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया ना। अब Q का अगर अमाउंट बढ़ गया है तो जो वेट रेशियो होगा वो 4:5 तो नहीं हो सकता, ये बात तय है। हाँ, 4:6 से थोड़ा सा 4:6 पॉइंट समथिंग होगा, या 4:7 होगा, 4:8 होगा, कुछ भी होगा। ये 6 जो होगा ना, ये इसका कंटेंट तो थोड़ा बढ़ेगा, इसमें इसका कंटेंट तो बढ़ेगा। तो क्या ये कहना सही है? बेवकूफी है ऐसा कहना, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस। ठीक, दूसरा ऑप्शन पकड़ते। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? मैं इसको इरेज करता हूं पहले। ये कह रहा है इफ इंपीरिकल फॉर्मूला कंपाउंड 3 इज P3Q2। कंपाउंड 3 की बात हो रही, कंपाउंड 3। ठीक है, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला इन्होंने कह दिया कि निश्चित है P3Q2 है, ये मान लीजिए। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट P इज 20, इसका एटॉमिक वेट भी बता दिया है। ठीक है, एटॉमिक वेट भी बता दिया है P का 20। तो Q का एटॉमिक वेट क्या होगा? बड़ा आसान है। कंपाउंड 3 को अगर हम देखें तो वेट रेशियो था 4:6 का, था ना वेट रेशियो। मतलब इसका वेट ऑफ P अपॉन वेट ऑफ Q शुड बी इक्वल टू 4/6। अग्रीड? यही मतलब है, कॉमन सेंस। ठीक है, वेट रेशियो 4/6 है। अब ये देखो यार कि अगर फॉर्मूला P3Q2 है, एटॉमिक मास P का 20 है, तो इसके 3 एटम्स यहां पड़े हुए हैं, तो वेट कितना होगा? 60 होगा ना। अपॉन Q का वेट क्या होगा? Q के 2 एटम्स पड़े हुए हैं, लेकिन मोलर वेट नहीं पता, तो M मान लेता हूं। M इज द मोलर वेट ऑफ Q। 60/2M इज इक्वल्स टू 4/6। 4/6। ठीक, सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है? 3 विन हो रहा ही है, 180
बाय 4 कितना होता है 45। हो गया, चलो हो गया, क्या करना था। तो वेट ऑफ क्यू इज 45। देख रहे हो, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे पॉइंट पे, तीसरे ऑप्शन पे। ये कह रहा है इफ इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज पी क्यू, मान लो पी क्यू है, ये 4:5 का रेशियो था, ध्यान रखो। पी क्यू इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। अब ये मत सोच लेना कि एटॉमिक वेट इसका 20 है और इसका एटॉमिक वेट 45 है, ये हर ऑप्शन के लिए ऐसा मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अलग ऑप्शन में उसमें चेक करने को कहा था, ठीक है। ऐसा मत मान लेना कि वो ऐसा है, क्योंकि देखो अगले ऑप्शन में यहाँ पर एटॉमिक वेट चेंज कर दिया है, कुछ और ही कर दिया है। तो वो इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, सभी इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, रिलेट मत करना एक दूसरे के साथ। अब ये कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला पी क्यू, देन इंपीरिकल फॉर्मूला कंपाउंड 1 इज P5Q4। अच्छा, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, और कंपाउंड 1 का क्या होगा? कंपाउंड 1 का ये चेक करने को कह रहे हैं, क्या वो P5, क्या वो P5Q4 होगा? चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। अब मोलर वेट P का P मान लो, Q का Q मान लो, तो वेट रेशियो क्या बनकर आएगा इसमें? वेट रेशियो क्या आएगा? मोलर वेट P का P है और एक ही एटम है, तो P इज द वेट। चलो MP लिख देता हूं, सहूलियत होती है बच्चों को समझने में। दिस इज वेट ऑफ P, दिस इज वेट ऑफ Q, और ये वैल्यू कितनी है? 4/5। ये रेशियो है 4/5, ये हमको पता है, ये रेशियो है 4/5। अब अगर आप पहले कंपाउंड को देखो तो वहां वेट रेशियो क्या है? यहां वेट रेशियो है 1:1 का, यहां वेट रेशियो है 1:1 का। तो क्या P5Q4 में 1:1 का वेट रेशियो फुलफिल होगा? चेक कर लो। P5Q4, तो व्हाट इज द वेट ऑफ P हियर? It's 5 times of MP. Agreed? It's 5 times of MP upon, this is 4 times of MQ. Done. What is MP by MQ? It is 4/5. So it is 5/4 into 4/5. You can see it's simply 1:1. It's simply 1:1. तो अगर ये PQ है तो ये P5Q4 होगा? बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है? वेट रेशियो तो मैच होना चाहिए बस, क्योंकि कंपाउंड ये है, कंपाउंड ये है, तो वेट रेशियो मैच होना चाहिए। हो गया, खत्म करो। चलिए अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। अब ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q, अरे एटॉमिक वेट ही बता दिया, एटॉमिक वेट ही बता दिया। P का बोल दिया है 70, Q का बोल दिया है 35। देन द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 1 इज, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड 1 का। ये कह रहा है कि ये P2Q है। अब P2Q कैसे ही हो सकता है, वो उल्टा बता रहा है, ये देखकर समझ आ रहा है, बट चलो मैं वेरीफाई करा देता हूं। P2Q पकड़ के वेरीफाई कर लो। P2 में वेट ऑफ P कितना हो गया? 140, समझ आ गया? 140, और वेट ऑफ Q कितना हो गया? इट इज सिंपली 35। देख लो, क्या ये 1:1 का रेशियो है? नहीं, गलत है, 1:1 का रेशियो थोड़ी नहीं है। यही अगर PQ2 होता तब क्या होता? तो P का वेट कितना बनता? P का वेट बनता 70, और Q2 का वेट कितना बनता? अगेन 70। हाँ, अब वेट रेशियो 1:1 आता, तब बात सही होती। तो ये P2Q गलत है, इट शुड बी ये P2Q गलत है, इट शुड बी PQ2। समझ आ गया? तो क्या आपको कहीं लगा मैंने ये सब लॉ वॉ का यूज किया है? नहीं, लॉज बहुत कॉमन सेंस वाले लॉज हैं, बहुत पुराने लॉज हैं। हाँ, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, बट अब आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो सब लॉज अब आपको ऑब्वियस लगते हैं। हाँ, वो अचीवमेंट थे, जिस समय वो डिस्कवर हुए थे उस समय वो बड़े अचीवमेंट थे, बट अब काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं वो चीज़ें, और उसको आप अब कॉमन सेंस बोल सकते हैं। ठीक,
तो करेक्ट आंसर क्या क्या हुआ भाई? ऑप्शन बी भी करेक्ट आया था, ऑप्शन सी भी करेक्ट आया था। तो बी और सी दो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। एंट्रोपी पे सवाल है। एंट्रोपी पे क्वेश्चंस जनरली अच्छे ही होते हैं, काफी हॉट टॉपिक रहता है एंट्रोपी। चलिए देखें क्या पूछा है। अच्छा तो दिख रहा है, कुछ कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत तड़का है, इधर फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चिलेशन यूज करा है। ठीक, पहला ये कह रहा है द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट द एंट्रोपी आर। ठीक है, तो ऑप्शन सी पकड़ते हैं, थोड़ा इसको मैं स्पेस बना लेता हूं। तो पहला रिएक्शन देखिए आप, समझ आ रहा है कि एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है और एक मेटल मेटल आयन है इलेक्ट्रोड है, और ये कह रहा है द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज आर, डेल्टा एस आर है अगर डीई सेल बाय डी की वैल्यू आर बाय एफ दी हुई है। मैथमेटिकली सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है। एंट्रोपी को जितना ज्यादा मैथमेटिकली सोचोगे उतना अच्छा होगा। हाँ, कहीं कहीं उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस काम आती है, आई डू अग्री, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको मैथमेटिकली सोचो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। यहां पकड़ो डीई बाई डी सेल, डीई बाई डी टी की वैल्यू आर बाई एफ है, तो डेल्टा एस बताना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट चलो मैं एक बार डिराइव करके बता देता हूं। क्या होता है डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। तो ई सेल की जगह पर व्हाट आई कैन राइट इज, ई सेल की जगह पर व्हाट आई कैन राइट इज डेल्टा जी अपॉन एन एफ, यहां लिखता हूं। और फिर डेल्टा जी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, माइनस बाहर रहेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख सकता हूं बाय एन एफ, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा होता है ये रिएक्शन। तो डेल्टा जी को आप डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख सकते हैं। आइए, तो ये माइनस वन बाई एन एफ में कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूं, एंड देन आई विल गेट डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी ऑफ, बड़ा सिंपल है बेटा, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा लगता है बच्चों को अरे यार ये कुछ नया है, बट आपने अगर पढ़ाई की है, अच्छे लेवल पे पढ़ाई की है, तो ये सब बहुत आसान बात है। सो डी बाई डी टी ऑफ, इधर आओ लिखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा। ठीक, अब कर लो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट, माइनस वन बाई एन एफ। अच्छा, डेल्टा एच को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बताया है, देखो लिखा हुआ है ज्यूम एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी चेंजेस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डेल्टा एच के बारे में लिखा तो नहीं है, मेरे को लगता है यहाँ इंथैल्पी लिखना चाह रहा था क्या, मेरे को लग रहा है इंथैल्पी लिखना चाह रहा होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, या फिर एंट्रोपी भी लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन डेल्टा एच का फंक्शन आप टेम्परेचर के साथ पता नहीं है आपको। ठीक, अभी यहाँ पर कोई वॉन्ट ऑफ इक्वेशन विक्वेशन इधर उधर कुछ याद, किरचॉफ इक्वेशन यूज नहीं करना है, सिंपली आप उसको इंडिपेंडेंट मानिए टेम्परेचर के। ठीक, एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स, वो समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ फंक्शन नहीं यूज करना है, इसको डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना है। तो ये सिंपली डी बाई डी टी ऑफ दैट विल बी जीरो, मुझे लगता है वहाँ इंथैल्पी लिखा होगा, बट कोई बात नहीं। माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, अच्छा ये डेल्टा एस को लिखा हुआ है, एंट्रोपी इसलिए लिखा हुआ है, डेल्टा एस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सो इट विल बी माइनस टी, सॉरी माइनस डेल्टा एस, माइनस डेल्टा एस। और मुझे लगता है इन्होंने इंटरनल एनर्जी चेंजेस को भी लिख दिया है ना, तो डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। तो अगर ये टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज हो रहा है तो पीवी भी टेम्परेचर के साथ तो चेंज होता नहीं है, तो अल्टीमेटली वही बात है कि डेल्टा एच को ही बताना चाह रहा है कि ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी से बताना चाह रहा है, चलेगा, मान लेंगे। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा एस बाई एन एफ, आ गया डेल्टा एस बाई एन एफ। ठीक है, अच्छी बात है। तो डी ई बाई डी टी, एक बात और कहा है इन्होंने कहा है कि ये आर एफ आर बाई एफ के बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा एस बाई एन एफ, डेल्टा एस बाई एन एफ इज इक्वल्स टू आर बाई एफ,
एफ एफ कैंसल्स, और एन की वैल्यू बड़ा स्पष्ट है, दिख रहा है आपको, 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो डेल्टा एस क्या हो गया, 2r हो गया, डेल्टा एस 2r हो गया। ये कह रहा है कि डेल्टा एस आर है, गलत बात है, गलत बात है, डेल्टा एस आर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आसान है, बिल्कुल आसान है, क्या ही करना था। ये फॉर्मूलाज डीई सेल माइनस एन एफ ई सेल होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये कोई बहुत बड़े फॉर्मूलाज तो है नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंसंट्रेशन सेल है, देख लो ये कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में इंथैल्पी चेंज नहीं होता बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम लगते हैं, ई डिग्री सेल भी 0 होता है। ठीक, तो ये कंसंट्रेशन सेल है, बता दिया इन्होंने। और ये बोल रहा है कि क्या ये एक एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है, मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। अगेन आप अगर इसको देखने की कोशिश करोगे, रैंडमनेस बढ़ रही है घट रही है, अगेन वो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली देखो क्या इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है, ये चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे चेक करें, इसको चेक करने के लिए अभी हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया, क्या, डीई बाय डी टी, ये किसके बराबर आ रहा था, अभी हमने पीछे डिराइव किया ना, डीई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये देखो इसी पे आओ, डीई बाई डी टी किसके बराबर आया हमारा, लुक एट दिस, डीई बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई एन एफ, सो डीई बाई डी टी इंटू एन एफ इज एक्चुअली डेल्टा एस, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो अब आपको बस ये देखना है कि क्या इसका ई सेल पॉजिटिव है, क्या इसका ई सेल पॉजिटिव है। अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ, एन एफ तो पॉजिटिव ही है, इसका डिफरेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस को आप बोल सकते हो पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ तो आप बोल सकते हो कि हाँ डेल्टा एस पॉजिटिव है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है इसमें कि ये रैंडमनेस बढ़ी है कि कम हुई है, ऐसा वैसा, ना ना ना, गड़बड़, गलत रास्ते में चले जाओगे। आप सिंपली ऐसी सोचिए। तो अब देख लो ई सेल, देख लो आप, कंसंट्रेशन सेल है, तो अब जब ई सेल देखोगे, ई डिग्री 0 माइनस 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में आएगा 0.01 का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट में आएगा 0.1 का स्क्वायर। अब ये 2 हटा दो और आप सिंपली पाओगे कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली 10 की पावर -1 आ रहा है। देख लो 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -1, तो नेट ये 10 की पावर -1 आ रहा है। 10 की पावर -1 आ रहा है तो ऑब्वियसली ई सेल दिख गया आपको, ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव के साथ ऑपरेट होके पॉजिटिव हो जाएगा, और ई सेल पॉजिटिव आ गया तो वी कैन से दैट डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव। एंथैल्पी का कुछ खास रोल है नहीं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि हाँ डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये एक एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है फॉर रैसमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस बात है, अब यहां पर रैसमाइजेशन वगैरह आ गया ना, तो यहां आपको उसकी थोड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझना पड़ेगा, मतलब रैंडमनेस का थोड़ा यूज करने हमको कहा है। और आपको ये बात पता है जब एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। तो रैसमाइजेशन का तो प्रोसेस ही यही है कि आपके पास अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्पीसीज थे सिर्फ, तो एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, और जब इसमें आप साथ में लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स को भी मिला देंगे इक्वल अमाउंट में 50:50 के रेशियो में, तब आप कहते हैं कि हाँ रैसमाइजेशन हो जाता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस एंट्रोपी की रैंडमनेस से समझ सकते हो कि ठीक है
यहाँ बढ़ जाएगी रैंडमनेस, क्योंकि एक से ज्यादा अलग टाइप के पार्टिकल्स मिला दिए गए हैं। पहले सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल्स थे, अब दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिला दिए गए हैं, तो रैंडमनेस बढ़ गई है। रैंडमनेस बढ़ गई है, ठीक बात है, सही है। अब आइए तीसरे ऑप्शन में, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। फिर वही कह रहा है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। क्या हो रहा है इसमें? देखिए, ये चिलेशन हो रही है, ठीक है, ये चिलेशन हो रही है। और मैं आपको ये बातें मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाते समय बताई थी कि यहां पर आप देखेंगे, जब ये ईएन आपका इथाइलिन डाइअमीन एक 5 मेंबर चिलेट रिंग बनाता है निकल के साथ, तो एक्चुअली में आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं? यहां पर एक कॉम्प्लेक्स था, यहां भी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये 3 पार्टिकल्स से अब 6 पार्टिकल्स हो जा रहे हैं। तो जब भी चिलेशन होती है ना, वो ऐसे ही होती है, चिलेशन ऐसे ही होती है। और इसीलिए चिलेशन भी एक एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, रैंडमनेस से सोचना पड़ेगा। अब आप सोचो, ये जितनी बढ़िया चिलेशन करेगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स ये अंदर से फेंक देगा बाहर। समझ पा रहे हो? अब जैसे आप मान लो, सपोज करो यहां ईडीटीए होता, तो ईडीटीए का तो एक पार्टिकल ही सफिशियंट है, ईडीटीए का एक पार्टिकल ही सफिशियंट है 6 तरफ से चिलेट करने के लिए। पता है ना, हेक्साडेंटेट लाइगेंड है। तो सोचो, ईडीटीए का एक ही पार्टिकल इनफ होता इन 6 पार्टिकल्स को फेंकने के लिए, वो बाहर फेंक देता उन 6 पार्टिकल्स को। और अगर ये 6 पार्टिकल्स बाहर निकल जाते, तो सोचो, एक पार्टिकल से 6 पार्टिकल्स जनरेट हो रहे होते, तो कितनी ज्यादा रैंडमनेस में इंक्रीमेंट आती, और वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली उतना फीजिबल होता। और इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि चिलेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हाईली स्टेबलाइज हो जाते हैं। चिलेशन की वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाईली स्टेबलाइज हो जाते हैं, इस वजह से हम कहते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बी, सी, डी, ऑल 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑल 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। चलिए प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने हैं? 11, 12, देन 13, 14, 14 क्वेश्चंस। ठीक, ये अब शायद इनऑर्गेनिक के हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है, द कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव बोरॉन नाइट्राइड BN इज आर। अब यहां पर जब आप देखें ना, बोरॉन है, बोरॉन, और बोरॉन जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, तो क्या बोरॉन नाइट्राइड आती है? हाँ, अगर लंबे समय के लिए उसको गर्म करा जाए ना बोरॉन को अमोनिया के साथ, तो बोरॉन नाइट्राइड बनती है। साथ ही साथ बोरॉन को जब अमोनिया के साथ गर्म किया जाए ना, तो बोरॉन नाइट्राइड बनती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। तो ये कह रहा है कि कौन बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा? तो क्या ये बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा? हाँ बनाएगा, तो सही। बट एक फालतू का ट्रैप दे दिया है क्वेश्चन में, जो कि आपको -2 करा सकता है, और कराया भी होगा बच्चों का, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते। इन्होंने कंपाउंड लिख दिया है, देखो क्या लिख दिया है, कंपाउंड। क्या बोरॉन कंपाउंड है? नहीं सर, बोरॉन तो एलिमेंट है, बोरॉन तो एलिमेंट है। तो हाँ, बोरॉन नाइट्राइड तो बनाता है, बट कंपाउंड नहीं है। इस हिसाब से देखूं तो ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा है डाइबोरेन। डाइबोरेन अमोनिया के साथ सिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। याद आ रहा होगा आपको? डाइबोरेन नहीं, सिमेट्रिकल बोल रहा हूं मैं, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करके ये अमोनिया इस तरह से अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, देन इट फॉर्म्स BH4 माइनस BH2 NH3 होल ट्वाइस, समथिंग लाइक दिस, ये बनता है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और जब हम हीट करते हैं ना,
इसको हीट करते हैं तो बोराजीन बनता है, पता होगा आपको, B3N3H6 बोराजीन बनता है। और इस बोराजीन, बहुत ही सीधा साधा ये सीक्वेंस है रिएक्शन का, जो कि हम एनसीईआरटी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। और जब इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है, BnX, ये सिंगल लेयर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो बोरॉन नाइट्राइड बना क्या? हाँ बन गया, बनता है इससे, B2H6 से बोरॉन नाइट्राइड बनता है। ओके, देन अगला ऑप्शन दिया हुआ है बी B2O3। B2O3 बिल्कुल ऑक्साइड है, अमोनिया के साथ बन जाएगा। B2O3 ये भी एक रिएक्शन है, देखो फैक्चुअल बातें हैं, ये रिएक्शन है, लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये रिएक्शन, याद आ रहा है। बोरॉन नाइट्राइड बनता है और पानी के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, तो ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। HbF4 बनाएगा ना? ना, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन रखा हुआ है। HbF4 माइनस को जब आप अमोनिया डालोगे ना, तो ये तो एसिडिक हाइड्रोजन रखा हुआ है, ये H प्लस ले लेगा, तो इट विल फॉर्म NH4 प्लस BF4 माइनस, नथिंग एल्स। ये फिर फर्दर आपको कोई बोरॉन नाइट्राइड देने वाला नहीं है, ये गलत है, एसिड बेस रिएक्शन होगा सिंपली। ये गलत इसलिए है क्योंकि वो कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड्स हैं, और इस वजह से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी। बी एंड सी, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मेटलर्जी, और वही मेटलर्जी आयरन की एक्सट्रैक्शन पर सवाल है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज 900 से 1500 केल्विन। लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटी। हाँ ठीक है, लाइमस्टोन शुरू में डाला जाता है ना चार्ज के साथ, चार्ज बोलते हैं जिसको, रॉ मटेरियल्स डालते हो आप, तो लाइमस्टोन भी डाला जाता है। वो नीचे जाकर टूटता है कुछ इस तरह से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर ये जो आपका SiO2 है, इसके लिए ये कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का काम करता है, और फ्लक्स का काम करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है SiO3, जो कि स्लैग की तरह बाहर होता है, याद आ रहा है। तो क्या ये सिलिकेट इम्प्योरिटी है? जी हाँ, ये सिलिकेट की इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी थी, और उस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्यूजिबल मास में, तो ये सही है। जी हाँ सही है, लाइमस्टोन ही तो यूज हुआ, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड आया तो लाइमस्टोन से ही ना, सही बात है। पिग आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन, फैक्ट है फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज अ फैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, डिराइव नहीं कर सकते, फैक्ट है। कोक कन्वर्ट्स CO2 टू CO, हाँ सही बात है, आपको ये थर्मोडाइनेमिकली पढ़ाया भी है मैंने, एलिंगम डायग्राम में भी बताया है कि हाई टेम्परेचर पर 900 केल्विन के आसपास या फिर उसके ऊपर के टेम्परेचर पर CO का बनना थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा फिजिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जहाँ भी कोक पड़ेगा, कार्बन पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन बिल्कुल प्रेफरेबल होता है उस टेम्परेचर पे। तीनों बड़े सिंपल ऑप्शंस हैं, मतलब एकदम एनसीईआरटी लेवल के तीनों ऑप्शंस हैं, आराम से स्कोर कर सकता है इसमें बच्चा। एग्जॉस्ट गैसेस कंजिस्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ना नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं आता कभी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, एक नाइट्रोजन कहाँ से आ जाएगा, कोई नाइट्रोजन के ट्रेसेस वगैरह नहीं होते ब्लास्ट फर्नेस जब आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते, तो ये एक गलत बात है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता। ABC, दीज आर द करेक्ट चॉइसेस। ठीक है, सिंपल ही रेट करेंगे इसको भी, सिंपल ही रेट करेंगे, काफी आसान है मेटलर्जी का क्वेश्चन। चलिए फाइनली अब एक दो ऑर्गेनिक के सवाल होंगे एज एक्सपेक्टेड। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस ये कितनी बार पूछेंगे, 2020 के पेपर में देखा मैंने इसे, शायद 21 के पेपर में भी था ये रिएक्शन सीक्वेंस, अब ये 22 के पेपर में भी दिख रहा है, पता नहीं इनको इस रिएक्शन से इतना क्या लगाव है। चलिए बता देते हैं, AlCl3 विद दिस, ये एनहाइड्राइड है,
AlCl3 इस तरह से इसके साथ पहले एक चिलेट करता है एंड आफ्टर दैट यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटकर असाइल कैटायन बन जाता है। इस पोजीशन पे बन जाएगा असाइल कैटायन बन जाता है। इसको तोड़ देता हूँ मैं, ये लीजिए तोड़ दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, इन्होंने बना लिया असाइल कैटायन। इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ OAlCl3। अब ऑक्सीजन में अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव आ चुका है, इस पे अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पर एक पक्का पॉजिटिव आ चुका है। क्या करता है बेटा ये पक्का पॉजिटिव, ये जाकर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ये जाकर यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, ये ऐसा होता है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, एक तो तीसरे पोजीशन पे, एक दो तीसरे पोजीशन पे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ जो H होगा ना, जब जो H सब्स्टिट्यूट होता है वो ये वाला O माइनस इस H प्लस को निकालता है। बड़ा सिंपल मेंस लेवल का रिएक्शन है। तो P यही है आपका, P यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज योर P डबल बॉन्ड O, एक तो तीन, एक तो तीन COOH, ये P है। जिंक अमलगम HCl डाला गया, जिंक अमलगम HCl क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्या क्लेमेंसन रिडक्शन कर दो, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या बन जाएगा, ये आपका जो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा और उसे COCl में कन्वर्ट करेगा, लाइक दिस। फिर अगेन AlCl3 है, क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये Cl बाहर होगा, यहां पॉजिटिव आएगा, तुरंत इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन हो जाएगी। तो यहां क्या बन जाएगा, दिस, अच्छा C डबल बॉन्ड O यहां मैं क्यों लिख रहा हूं, ये तो है ही नहीं ना, C डबल बॉन्ड O तो गायब हो चुका है भाई। तो AlCl3 के बाद ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ C डबल बॉन्ड O था, यहाँ प्लस आया और ये सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गई इंट्रामोलिकुलर। और फिर से जिंक अमेलगम यूज करा तो एक हाइड्रोकार्बन बन गया है, बस यही सेम क्लेमेंसन रिडक्शन। मतलब पता नहीं ये रिएक्शन सीक्वेंस ये कितनी बार यूज करेंगे, फिलहाल में कितनी बार यूज करेंगे। मेंस के पेपर में इतनी बार देख चुका, एडवांस के भी 2020 के पेपर में था और एक आध साल देखा मैंने क्वेश्चन, बट फिर भी यही पूछे जा रहे हैं। इतने रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का लेवल बड़ा कचड़ा लेवल पूछा जा रहा है। भले फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़े ठीक भी आ रहे हैं पेपर में फिलहाल, ऑर्गेनिक तो बहुत ही कचड़ा लेवल आ रहा है, बहुत ही कचड़ा। देखो कंपाउंड PnQ आर कार्बोक्सिलिक एसिड, P कार्बोक्सिलिक एसिड, Q कहाँ है, Q कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ठीक है। S डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, S क्या ये ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेशन करेगा ना। ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेशन के लिए या तो आपको एक अनसैचुरेशन चाहिए होती है अदर देन एरोमेटिसिटी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर आपको एक एक्टिवेटेड रिंग चाहिए होती है लाइक फिनॉल, लाइक एनिलिन, ऐसी एक्टिवेटेड रिंग है तभी भी वो ट्राई सब्सटीट्यूशन कर लेता है ब्रोमीन वाटर और डीकलराइज हो जाता है। बट यहाँ एक बहुत ही फालतू सी डीएक्टिवेटेड रिंग है, बाजू में एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो डीकलराइज करने का कोई भी यहां चांस नहीं है ब्रोमीन वाटर को। P और S रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, P ठीक है, P और S ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्जाइम्स देंगे। अब ये किसका काम है, ये काम है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का। तो अगर इसमें एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स हैं तो ये काम करेंगे। तो P में है क्या, हाँ P में ये देखिए कीटोनिक ग्रुप है। S में है क्या, हाँ ये भी कीटोनिक ग्रुप है। देख लो अब खुद ही देखो क्या लेवल है सवाल के, ठीक है सही है। फिर आओ कंपाउंड R रिएक्ट विथ R2CD डाई एल्काइल कैडमियम, याद आ गया, R2CD प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में इस्तेमाल करते हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्सरी अल्कोहल। गलत बात है यार, कीटोन बनता है इससे, फर्दर रिएक्शन नहीं होता। फिर
आर है, चलो मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ, वो COCl है। याद आ गया, ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है कि नहीं, याद है? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में देखना अपनी एनसीईआरटी बुक में, वहां दिया हुआ है। ये सब नीट वीट लेवल के ऑप्शंस हैं, नीट वीट लेवल पे ये सब क्वेश्चन को अच्छा लेवल माना जाएगा, ठीक है। बट अभी जो हम जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही बिलो एवरेज क्वेश्चन। डाई अल्काइल कैडमियम यहाँ रिएक्शन कराओगे आप R2CD का, डेल्टा माइनस अप्रोच और Cl बाहर हो जाता है, तो ये COR हो गया। और एक और एसाइल क्लोराइड का यूनिट आएगा, उसके साथ रिएक्शन होता है। ये फर्दर और इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, कीटोन्स को R2CD टच नहीं करता, सिंपल सी बात है, कीटोन्स को ये फर्दर टच नहीं करता, फैक्ट है, नहीं करता। तो गलत ऑप्शन हो गया। सो द करेक्ट आंसर्स A and C, दीज आर द करेक्ट चॉइसेस, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, और ये भी प्योरली फैक्चुअल है फ्रॉम पॉलीमर्स चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल सवाल। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर्स इज आर, द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। गलत बात है, क्लोरोप्रीन से थोड़े ना बनता, नियोप्रीन से बनता है, नियोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से नेचुरल रबर बनता है। एनसीईआरटी का फैक्ट, ये भी एनसीईआरटी, जी हाँ। आप पॉलीमर्स और सरफेस केमिस्ट्री ये सब जो चैप्टर्स हैं, आप एक एनसीईआरटी रीड जरूर करिए इनका, ठीक है। देखो सवाल आते हैं, एनसीईआरटी मत मिस करना इन चैप्टर्स के। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय from tetrafluoroethene by heating it with परसल्फेट catalyst at high pressure, ठीक है, सही बात है। टेफ्लॉन बनाने का ये सही तरीका है, हाई प्रेशर पे टेट्राफ्लोरोइथीन को लिया जाता है और टेफ्लॉन बनता है, सही बात है, फैक्ट है ये भी, दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट। अब इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, पता ही होगा, CF2 ये आपका है टेट्राफ्लोरोइथीन, कैटलिस्ट डाल के अगर हाई प्रेशर पे अगर काम किया जाए तो ये भी CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 दिस यस, ये टेफ्लॉन बना लेता है। PVC थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, हाँ है, ये भी फैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें कोई लॉजिक से नहीं समझ पाओगे आप, आपको पता होना चाहिए, हाँ थर्मोप्लास्टिक है, PVC थर्मोप्लास्टिक है। देन इथीन एट 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर एंड दिस ATM प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इनिशिएटर यील्ड्स हाई डेंसिटी, ना ये गलत हो गया, ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट ही है, ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट है। जब आप इतने हाई प्रेशर पे इथीन को यूज करते हो परऑक्साइड इनिशिएटर के साथ, तो उससे लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम आता है, ना कि हाई डेंसिटी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ गलत है, और इस वजह से द ओनली करेक्ट आंसर्स आर B and C। ये प्योरली फैक्चुअल था, इसमें कुछ पढ़ाने या समझाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो ये रहे सेक्शन 2 के डिटेल्ड सॉल्यूशन, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी का सेक्शन 3 करेंगे, एंड देन वी विल डू 2023 के पेपर्स। तो बिल्कुल आप अच्छे से बस प्रिपरेशन करते रहिए, और अब समय है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस बनाते रहिए। जो भी बच्चे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में इनरोल्ड हैं या फिर कंप्लीट केमिस्ट्री जिन्होंने हमसे किया है, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी अगर जो कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अगर वो बचे हुए हैं, तो आप उनको जल्दी बना लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। रफली 600 क्वेश्चंस आपके लिए वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उनको जल्दी बना लीजिए अगर आपके बचे हों क्वेश्चंस तो, और PYQs जरूर बना लीजिए। 2015 ऑनवर्ड्स 2023 इतने PYQs ज़रूर बना लीजिए, और
सॉल्यूशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रेफर कर सकते हैं, ठीक। एंड अगेन फॉर ऑल न्यू कमर्स जो 26 की प्रिपरेशन या 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगेन मैं ऐप रिकमेंड करूँगा। आप ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्सेज स्क्रॉल करिए, एनरोल करिए कोर्सेज में और अपनी पढ़ाई सीरियस जेई एडवांस प्रिपरेशन आज से ही शुरू कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।